चलिए सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो करंट अफेयर का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसी सीरीज को लेके हम आगे कंटिन्यू आज करेंगे और कुछ मुद्दों पे बात करेंगे करंट अफेयर के। बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आने वाले समय के लिए आपकी परीक्षाएं जो 11 जून को होने वाली है इस बार की यूपीएससी की 2021 की। तो समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है और हर मुद्दों पे हम बात करेंगे जैसे मैंने आप लोगों से कहा भी था। तो उसी मुद्दे पे हम आगे बात करेंगे, कल भी बात किया था। तो रात के समय हो गए हैं, सभी लोग तैयार रहिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि करंट अफेयर के बारे में। ये अनअकैडमी का ही चैनल है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है अनअकैडमी का ही और चैनल पे सभी का स्वागत है। ठीक है, क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी टॉप एजुकेटर आपको मिलेंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, इसलिए बने रहिएगा अनअकैडमी के साथ। ठीक है, लेटेस्ट क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, अनअकैडमी का ही चैनल है, उस चैनल पे सभी का स्वागत है। यहाँ पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, जैसे मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ ऐसे ही लाइव क्लास मिलेगा आपको। स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो आपको डेली लाइव क्लास मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि कोई भी क्लास, सपोज दैट अगर लाइव क्लास मान लीजिए आप नहीं भी अटेंड कर पाते हैं तो वो लाइव क्लास जो होगा आपके मोबाइल में स्टोर हो जाएगा और आप कितनी बार भी चाहे उस लाइव क्लास को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफलाइन की तरह कि भाई लाइव क्लास चल रहा है तो क्या होगा। हम जैसे ऑफलाइन क्लास होता था, आप लोग मान लीजिए कभी किसी कारणवश छोड़ भी देते थे ऑफलाइन क्लास, तो वो दोबारा नहीं कर पाते थे, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी बार भी, एक बार नहीं 100 बार वीडियो को देखिए, 200 बार देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप देखिए। ठीक है, तो अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। ये अनअकैडमी का ऐप है जिसे गूगल के प्ले स्टोर से या एप्पल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो लोग डाउनलोड ना किए हों वो लोग डाउनलोड कर लें। ठीक है, ये मेरे बारे में है, मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा। ऑप्शनल सब्जेक्ट मेरा हिस्ट्री है, मैं आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइएगा। जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मुझे देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम हमारे और आपके जुड़ने का एक माध्यम है, टेलीग्राम का चैनल। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इसको फॉलो करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मेरी क्लासेज होंगे, चाहे मॉर्निंग में, जैसे मैंने कहा भी था कि बहुत जल्दी ही मैं मॉर्निंग में भी क्लास लूंगा, तो चलिए मॉर्निंग में भी क्लास होगी आपकी और इवनिंग में भी होगी। तो ये टेलीग्राम का लिंक है, इस टेलीग्राम का लिंक को फॉलो करते रहिएगा अनअकैडमी प्रिंसिपल के नाम से। इंडिया के जितने भी टॉप 100 एजुकेटर हैं यूपीएससी सीएससी के फील्ड के, वो सारे एजुकेटर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप किसी भी टॉप एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। एक्सेस टू इंडिया बेस्ट एजुकेटर जैसी सब्सक्रिप्शन अभी आप किसी भी एजुकेटर से क्लास ले सकते हैं। ये यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन पे देख लीजिए, जैसे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर का सब्सक्रिप्शन है, ज्योग्राफी का सब्सक्रिप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन है, एनसीईआरटी है, हिस्ट्री है, ऑप्शनल कोर्स है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर है, इंडियन इकोनॉमी है, प्रैक्टिस स्टडी है, एस राइटिंग कोर्स। आप किसी में भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए, दो तरह के प्लान होते हैं, एक होता है प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक। प्लस वाला जो मैंने आपसे एक दिन स्ट्रेटजी की क्लास में भी कहा था कि कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाते हैं यूपीएससी की तैयारी में। जो 1 ईयर का फी है 49,500 है, ये कोड है PJ01, यूज करेंगे और 10% डिस्काउंट आप पा जाएंगे, 44,550 आपका पे करना होगा। ये कोड कहीं पर भी यूज कर सकते हैं आप, यूपीएससी की सिम में से लेके आप भारत की कोई भी तैयारी करते हैं अनअकैडमी पे, कहीं पर भी यूज हो जाएगा। इसमें लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, लिमिटेड प्रैक्टिस मिलेगा, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। तो ये वाले मिलेगा प्लस वाले सब्सक्रिप्शन पे। दूसरा है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन, ये है 1 ईयर का, 2 ईयर का और 3 ईयर का है। जो 1 ईयर का है 69,500 है, ये कोड है PJ01, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और 10% डिस्काउंट के बाद जो चार्ज पे करना है 62,550 करना है। इसमें देखो ये प्लस वाले चारों मिलेंगे ही मिलेंगे, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, लिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर शेड्यूल। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेंगे और पर्सनली आपको फीडबैक दिया जाएगा। तो ये होगा आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन पे। तो जिनको प्लस लेना है तो प्लस लें, जिनको आइकॉनिक चाहिए तो आइकॉनिक ले लें। और प्राइस तो वैसे बढ़ चुका है, बहुत जल्दी अपडेट आपको कर दिया जाएगा। ये वैकल्पिक विषय का है, सब्सक्रिप्शन का वैकल्पिक विषय। एक वैकल्पिक विषय लेना होता है, सभी को पता होगा। तो वैकल्पिक विषय जो 1 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का और 36 महीने का है। जो 1 ईयर का चार्ज है 27,500 है, ये कोड है PG01, इस कोड का यूज करें, 10% डिस्काउंट हो जाएगा और 10% डिस्काउंट के बाद जो पे करना है 24,750 आपको पे करना होगा वैकल्पिक विषय का। और भी देखिए, मैंने कहा भी था कि आप लोगों से कि 11 जून 2021 जो है बहुत इंपॉर्टेंट डे है। इसको तो अपने डायरी में नोट करके रखिए रहेगा ये दिन, क्योंकि ये दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस दिन ही आपका यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा होगी। देखिए, जो लड़के एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए तो पेपर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए।
बाकी सब सेकेंडरी होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं तो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो, या दुनिया की कोई तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में जॉब बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी तो सिविल सर्विस है, इससे आप अपनी जो भी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति यहाँ पे की जा सकती हैं आपके यूपीएससी में। संघ लोक सेवा आयोग, पीसीएस, आईएएस ऑफिसर्स बन के आप देश की सेवा कर सकते हैं। खैर, इंटरव्यू में आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो अभी प्रीलिम्स निकालिए, फिर मेंस पे बात कर देंगे हम लोग। इस स्ट्रेटजी पे ऑलरेडी मैं कई वीडियोज आप लोग को क्लासेज ले चुका हूँ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। खैर, जब इंटरव्यू होगा तो फिर उसमें चर्चा की जाएगी। तो 2021 का जिसको प्रीलिम्स देना है, ये दिन इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक दिन है। और अपने सपने को साकार कीजिए आप लोग, मसूरी जाइए, हैदराबाद जाइए, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। तो 21 का जो बैच है, या 2022 में या 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। 25 जनवरी को बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, यही न्यूज है। तो जिनको भी समय कम है, काम ज़्यादा है, तो कुछ लोग इसमें इंटरव्यू वाले भी रहेंगे जो प्रीलिम्स इस बार देंगे, जिनका नहीं हुआ है अभी तक। कुछ मेंस वाले भी देंगे, कुछ प्री वाले पहले से जो उनका प्री नहीं हो रहा बार बार, वो भी देंगे पेपर। और जो नए होंगे वो तो देंगे ही देंगे। तो बहुत सारे बैचेज आ चुके हैं, देख लीजिए। 25 जनवरी का बैच है, ये बाइलिंगुअल में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। तो किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, कोड यूज कर सकते हैं PJ01, ठीक है। ये 1 ईयर का कंप्लीट बैच है 2022 के लिए। जो अगले साल की प्लानिंग किया हो कि भैया लक्ष्य 2022 हमारा होगा, हम 2022 में श्री गणेश करेंगे, तो इसको ध्यान से और अपने टाइम मत बर्बाद कीजिएगा। अगर तैयारी है तभी पेपर देते रहिए आप लोग, टाइम मत बर्बाद करो प्लीज़, क्योंकि जब टाइम खत्म हो जाते हैं तब समस्याएं खड़ी हो जाती है। सभी लोग आइए जल्द से जल्द, टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, बाइलिंगुअल भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। और देखिए 2023 का जिसको देना आपको लगा होगा 2023 में पेपर हम देंगे, अभी से लग जाओ बेटा। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर 23 का लक्ष्य बना के रखे हो कि 23 में मुझे पेपर देना है, तभी समय है 2 ईयर्स प्लस, 2 ईयर्स प्लस समय है आपके पास। इसलिए लक्ष्य बना के रखो, आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। और ये एनसीईआरटी के भी बैच है, जो बेसिक किसे कहते हैं, जिसे फाउंडेशन बैच कहते हैं। ये कोड है PJ01, इस कोड का भी यूज कर सकते हैं आप लोग, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम पहला जो टॉपिक है उसको हम शुरुआत करते हैं। 1 फरवरी, फरवरी का दिन है, युवाओं के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फरवरी का महीना। फरवरी के बारे में कल मैंने जिक्र भी किया था कि 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा हत्याकांड, 4 फरवरी कहिए या 5 फरवरी कहिए, इस पर चर्चा किया था मैंने। 100 साल पूरे होने वाले हैं, सब कुछ बताया था मैंने आपको। तो आज हम बात करेंगे 1 फरवरी का। तो 14 फरवरी आने ही वाला है बहुत जल्दी। 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट करके बताएं मुझे, क्योंकि 14 फरवरी युवाओं के लिए बड़ा ही एक अलग ही उसे यूज, मतलब एक अलग ही चलता है आप लोग का त्यौहार, खैर युवाओं के लिए। तो 1 फरवरी हम थोड़ा सा पढ़ लें, फिर 1 फरवरी के बाद ही 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। तो स्टार्टिंग हम 1 फरवरी से करते हैं। कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि थी 1 फरवरी को, और ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, सभी लोग जानते होंगे। और महिलाओं की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर कोई मैं कहूँ सबसे इम्पोर्टेंट अगर एग्जाम्पल दिया जाए, तो कल्पना चावला जी हैं, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वो भी अंतरिक्ष में गई थी। तो महिलाएं देश को कहाँ से कहाँ लीड कर सकती हैं, ये सभी लोग जानते भी होंगे। और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल भी है कल्पना चावला जी। आज 1 फरवरी, अब तो चला गया खैर 1 फरवरी, आज तो 3 फरवरी है। 1 फरवरी 2021 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी की पुण्यतिथि है, और सभी लोग इस बात को जानते भी हैं। और 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गई थी, और इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। सभी लोग जानते भी हैं इस बात को कि 2003 में यह दर्दनाक हादसा हुआ था। कल्पना चावला सहित सभी 7 जितने भी अंतरिक्ष यात्री थे, उन सभी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। खैर, उन्होंने जो इतिहास में अपना स्वर्ण अक्षरों में नाम अंकित किया है, वो आजीवन हम लोग को याद रहेगा। वो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आप मुझे ये बताइए, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हों, पहली महिला आईपीएस कौन है देश की? पहली महिला आईपीएस कौन है? कमेंट करके बताइए। दिल्ली में चुनाव भी लड़ चुकी हैं, वो मुख्यमंत्री की दावेदार थी। ईमानदार बनाम ईमानदार की राजनीति शुरुआत की गई थी जब दिल्ली में, तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा उनको चुना गया था। कोई है बताने वाला? तो कमेंट करके बताइए। इस समय कहीं पे कुछ किसी पद पर वो सुशोभित है, बीजेपी में है वो,
कमेंट करके तब तक बताइए आप लोग। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गई थी और इस दुर्घटना में कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई थी। कोलंबिया पृथ्वी पर लैंड करने से केवल 16 मिनट मात्र दूर थी। ये देखो, समय का चक्र इंपॉर्टेंट होता है, समय का चक्र 16 मिनट दूर थी और यह कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट का 28वां मिशन था। दरअसल यह हादसा शटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुआ था। खैर जो भी हुआ था, लेकिन हमारे बीच हम की कल्पना चावला जी का उसमें डेथ हुआ, 7 अंतरिक्ष यात्री और भी थे। उन चीजों को नहीं पूरा किया जा सकता, तो इसको आप लोग आराम से पढ़िएगा। ये है कल्पना चावला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी। ठीक है, तो इनके बारे में सभी लोग जानते भी होंगे। कल्पना चावला जी का देखिए थोड़ा सा इनके बारे में बता भी दूं कि इनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। हरियाणा वैसे भी आप देख ही रहे हैं, हरियाणा हर चीज में आगे रहता है, ओलंपिक लाने में भी आगे रहता है, मेडल्स। तो हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया था। ठीक है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। और इसके बाद 1982 में वो अमेरिका चली गई थी। ठीक है, 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और बाद में उन्होंने पीएचडी भी किया। और कल्पना ने 1988 में नासा में अपने करियर की शुरुआत किया। जैसे हमारे क्या इसरो है, वैसे अमेरिका में नासा है। तो 1988 में नासा में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और अप्रैल 1991 में वो अमेरिका की नागरिक भी बन गई थी। और वैसी जगह से वो जाती है, हरियाणा से, जहाँ पे महिलाओं का लिंगानुपात, वैसे भी लिंगानुपात के मामले में हरियाणा कमी है। और हरियाणा से ही आप देख सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी शुभारंभ हरियाणा से ही किया गया था, क्योंकि लिंगानुपात के मामले में हरियाणा वाकई में कम है, जबकि केरल सबसे ज़्यादा है। सभी लोग इस बात को जानते हैं और ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कोई बता सकता है हरियाणा में लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? हरियाणा में लिंगानुपात कितना है? 1000 पे कितनी गर्ल्स हैं, मतलब लड़कियां हैं, बताइए। सरकार को वहां पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू करना, मतलब वहीं से प्रोजेक्ट चालू करना पड़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई बता सकता है जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, ये कहाँ से शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से शुरू किया? हरियाणा के किस शहर से शुरू किया गया था? बताइए आप लोग, आंसर दीजिए सभी के सभी। ये पेपर में पूछा है, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूँ, स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अब हरियाणा ही क्यों चूज किया गया? कहीं और से भी चूज किया जा सकता है, जैसे उज्ज्वला योजना यूपी के बलिया से चूज किया गया था। तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ये महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कल्पना चावला जी। ठीक है, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी हैं ये। आंसर देते रहिए सभी लोग। बेटा आंसर से मत भगो आप लोग, जितने क्वेश्चन बीच बीच में पूछता हूँ यही आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यान से मेरी बात सुन लो। अभी 1996 में उनका चयन पहली उड़ान के लिए किया गया था और उनका पहला अंतरिक्ष मिशन 17 नवंबर 1997 को शुरू हुआ। और इस मिशन के लिए 6 अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू के लिए स्पेशल शटल कोलंबिया का उपयोग किया गया था। और इसके साथ ही कल्पना चावला अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बन गई थी। सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट, कितने गर्व की बात है। दूसरी बार अंतरिक्ष उड़ान के लिए कल्पना चावला का चयन सन 2000 में किया गया था, परंतु इस उड़ान को तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया था। यानी कि पहली बार ये अंतरिक्ष उड़ान तो भर चुकी थी, पहली भारतीय महिला भी ये बनी थी, लेकिन उसके बाद दूसरी बार अंतरिक्ष उड़ान के लिए कल्पना चावला का चयन सन 2000 में हुआ था और इस उड़ान को तकनीकी खामियों के कारण कई बार स्थगित किया गया भी था। तो इसको भी ध्यान से आप लोग जान लीजिए इनके बारे में। सितारों को छूने वाली करनाल की बेटी कल्पना चावला को भावनी श्रद्धांजलि। तो करनाल की रहने वाली है। करनाल कई मामलों में आप जानते हैं कि बहुत ही आगे है। कोई बता सकता है करनाल ऐसा क्या है वहां पे करनाल में? कोई भी, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी देखिए। 16 जनवरी 2003 को पुनः कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई और सेटल के बाएं विंग में एल्यूमिनियम हीट इंसुलेटिंग टाइल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लैंडिंग से कुछ दूर ही पहले, मात्र 16 बताया ही मैंने आपको, देर पहले ही सेटल कोलंबिया दुर्घटना का शिकार हो गई। इसमें सवार सभी लोग की डेथ हो गई थी। इस मिशन के 7 सदस्य थे, बस सदस्यों का नाम देख लीजिए। रिंक डी हस्बैंड थे, कमांडर थे। विलियम सी मैकबूल थे, पायलट थे। माइकल पी एंडरसन थे, पेलोड कमांडर थे। कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट थी। लेरोल क्लार्क जो थे मिशन स्पेशलिस्ट थे। इलान रोमान पोलैंड स्पेशलिस्ट थे। पेलोड जो है, पेलोड जिसे कहते हैं, इलान जो रामोन है वो पेलोड स्पेशलिस्ट थे। तो ये सभी लोग थे, इनको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है, कोई समस्या हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं आप लोग।
कोई भी समस्या किसी भी स्टूडेंट को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला आज का टॉपिक कल्पना चावला जी के बारे में। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया ईपिक कार्यक्रम। भारतीय निर्वाचन आयोग, ये वही निर्वाचन आयोग है जो सभी का चुनाव भी करवाता है और पेपर में हमेशा लगातार क्वेश्चन पूछा जाता भी है इसके बारे में। जहां तक किसी कोई समस्या है तो आप लोग बेहिचक पूछिए। जितने लोग मुझसे जुड़े हो, कोई भी डाउट हो किसी को भी, तो आप लोग बेहिचक पूछ सकते हैं। कोई है डाउट किसी को? कोई डाउट हो तो पूछिए। कोई भी डाउट, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हो, कोई भी डाउट है किसी को? बस एक मिनट रुक जाइएगा, डाउट नहीं होगा तो प्लीज एक मिनट वेट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, कोई डाउट हो किसी को तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग। अभी देखते हैं, कहीं कहीं बहुत जगह चुनाव होने वाले हैं। अच्छा एक बात बताइए, भारत में कितने भी, कल भी मैंने पूछा था, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कितने पार्टियों को दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी कितनी है भारत में? राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या नियम होने चाहिए? किसी को पता है क्या? राष्ट्रीय पार्टी, कोई भी? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और ऑप्शन डी 25 जनवरी। आंसर बताइए आप सभी के सभी। ये सब जनवरी में हुआ है। चलो बताओ आंसर तो बेटा, कुछ मन की बात पूछा भी जाए आप लोगों से। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी के सभी। तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम लॉन्च किया है और नए डिजिटल कार्ड को 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं बेटा? केरल, जिसकी राजधानी क्या है कमेंट करके बताइए। पुदुचेरी, यहाँ की कौन है इस समय बताइए। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जा रहा है ई पिक कार्यक्रम, इलेक्ट्रॉनिक ई पिक कार्यक्रम। ठीक है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हमें राइट? गुड। ईपिक क्या है थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वैसे भी राष्ट्रवाद बहुत हावी आप देख ही रहे हैं। और 5 राज्य जिसमें केरल भी है, केरल में खैर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेफ्ट की सरकार है। पुदुचेरी में भी है, असम में है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं कौन है कमेंट करके आप बताइए, और ये किस पार्टी से आती है ये भी कमेंट कीजिए, और क्या इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है कि नहीं है ये भी आप हमको बताने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो बेटा, जब तक संवाद नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा आप लोगों से। संवाद बहुत जरूरी है। इतना पढ़ा दूंगा, एक एक लाइन जो है, एक लाइन किसी न किसी से जुड़ी हुई होती है और इतना ज्यादा आपके पास हो जाएगा कि किसी तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। यह इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण होता है। यानी कि ईपिक क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है और यह में एक सुरक्षित पोर्टेबल दस्तावेज के रूप में संस्करण है, यानी कि पीडीएफ संस्करण भी है। आप जाएंगे उसको स्कैन कराएंगे, पीडीएफ निकल जाएगा आपका, तो इसको भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 25 जनवरी है वो, ऑप्शन डी है, जिसका भी डी होगा वो सही होगा। इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। और भी देखिए, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यही कराता भी है। ईपिक में सीरियल नंबर और भाग्य संख्या सहित फोटो और जनस्क्रीन के साथ एक सुरक्षित क्यूआर कोड होता है। जैसे क्यूआर कोड क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है। इसमें एक सीरियल नंबर होगा, जैसे कि आधार कार्ड में एक नंबर होता है सभी लोगों का। कितने डिजिट का होता है आधार कार्ड का नंबर? कुछ होता होगा ना, 4642 कुछ करके होगा ना आप लोगों का। कितने डिजिट का होता है बताइए डिजिट? वैसे ही ईपिक में भी सीरियल नंबर और भाग्य संख्या सहित फोटो और जनस्क्रीन के साथ एक सुरक्षित क्यूआर कोड होता है। क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस होता है। इस पोर्टेबल संस्करण को मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है और यह पोर्टेबल आईडी भौतिक या पारंपरिक आईडी के अलावा लॉन्च की जाएगी, जिसे डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सकता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से आप लोग
पढ़ लीजिएगा, पेपर में कई बार लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी देखिए यह पहल कैसे शुरू होगी ये भी देख लीजिए। एपिक पहल 2 चरणों में शुरू की जाएगी। पहला चरण जो होगा 25 से लेकर 31 जनवरी के बीच होगा और इस चरण में नए मतदाताओं को उनके मोबाइल नंबर के सत्यापन के बाद एपिक डाउनलोड करके बस मतदाता पहचान पत्र मिल जाएगा। और 1 फरवरी को अभी रिसेंटली पढ़ा है क्या मनाया जाता है, क्या कौन सी जयंती है। दूसरा चरण शुरू किया जाएगा जिसमें सामान्य मतदाताओं को वोटर आईडी मिलेगा, यानी कि जो नए वाले होंगे वो 25 से लेकर 31 के बीच होगा और इसमें एपिक डाउनलोड करके वो मतदाता पहचान पत्र उनको मिल जाएगा। और दूसरा चरण जो होगा 1 फरवरी से होगा जिसमें सामान्य मतदाताओं को वोटर आईडी मिलेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी डाउट? कोई डाउट है किसी को? 25 जनवरी का वो दिन है, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। मतदाताओं के भी कुछ अधिकार होते हैं। मतदाता यही लोग दाता लोग हैं जो मत देते हैं और हमारे जितने भी एमपी और एमएलए जो हैं बैठे हुए हैं उनको वोटिंग करते हैं। मतदाता बहुत बड़ा रोल होता है, जनता जनार्दन। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं। वोटर आईडी के डिजिटलाइजेशन का क्या महत्व है ये देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड चुनाव आयोग को हार्ड कॉपी की छपाई और वितरण लागत को बचाने में मदद करता है। वैसे भी सरकार अगर हर चीज डिजिटल ही काम कर रही है, जैसे हम लोग डिजिटली तरीके से आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हार्ड कॉपी की छपाई पर ज़्यादा पैसा लगता था, फिर वोटर आईडी सबको भेजा जाता था, भेजने का खर्चा अलग था, ये लागत बहुत ज़्यादा आती थी। इससे छुटकारा मिलेगा और कोई भी जाके अपना डाउनलोड करके ले सकता है। इससे मतदान के दिन मतदाता पर्ची ले जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देखते होंगे जब भी चुनाव होता है, जब 18 साल से ऊपर आप लोग होंगे तो वोट देंगे और आप देखते होंगे कि आप लोग को एक मतदाता पर्ची दी जाती है, मतदाता पर्ची लेकर जाते हैं और फिर वोट डालते हैं। आप लोग ध्यान इस सब पता भी होगा, इससे छुटकारा आप लोग को मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। ये लगातार यूपीएससी की कोई ऐसी परीक्षा ना हो जिसमें ना पूछा गया हो ये क्वेश्चन, तो भारतीय निर्वाचन आयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। तो इसका नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। यह क्या है? एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, जो भारत में राष्ट्रीय, नेशनल और राज्य स्तर पर चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। भारतीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्राधिकरण है, इसको देख लीजिएगा, जो भारत में नेशनल लेवल पर चाहे राज्य स्तर पर हर जगह पर चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और भी देखिए, यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के चुनाव भी आयोजित करता है। पॉइंट बी नोटेड। अच्छा ये बताइए, विधान परिषद की मैंने बात किया है, बताइए कहाँ किस किस राज्य में विधान परिषद है, कमेंट करके बताइए। भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद की स्थापना की गई है, तो इसको कमेंट करके आप मुझे बताइए। आप लोग, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। क्या यूपी में विधान परिषद है, बिहार में है कि नहीं है, कमेंट करके आप लोग बताइए। यूपी, उत्तर प्रदेश नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं, विधानसभा की 403 सीटें हैं, विधान परिषद की 101 सीटें हैं। कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या पूरे भारत में कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। ठीक है, जैसे राज्यसभा है, लोकसभा है, वैसे विधानसभा, विधान परिषद भी होता है। विधान परिषद उच्च सदन होगा, विधानसभा निम्न सदन होगा। जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, ये सभी लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं, सभी लोग ये जानते होंगे। आप मुझे ये बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति देश के कौन है, और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं। आज़ादी से लेके अभी तक जो इनका क्रम है, जैसे आज़ादी के समय सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद साहब थे, जो बिहार के सिवान जिले के जीरादेई जगह है, एक छोटा सा जगह है, गांव है, वहीं से वो आते भी हैं। देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। और इस समय जैसे मान लीजिए आपके जो भी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, तो उनका क्रम क्या है, कितने नंबर के हैं वो, और उपराष्ट्रपति कौन कौन है स्टार्टिंग से लेके अभी तक, इस सबको आपको जरूर याद रखना चाहिए। किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। ये पिलर हैं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आपके फाउंडेशन के पिलर हैं, वो पिलर हैं जो जीवन भर आपको काम देगा।
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं और इसकी स्थापना जो की गई थी 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अगर जीवन में कभी भी पूछे कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 50 में की गई थी, 1950 को की थी, 1950 को की गई थी। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बेटा, बताओ कमेंट करके। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था बताइए। 26 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये कमेंट करके बताओ मुझे। कमेंट करके जल्दी जल्दी सभी लोग बताइए। 26 जनवरी 1950 क्यों इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी कमेंट करो सभी के सभी। तो यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनाव भी आयोजित करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव भी निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और अनुच्छेद 324 सबसे इंपॉर्टेंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार की गई थी। तो इसको भी ध्यान से पढ़ना, किस अनुच्छेद में है ये, पेपर में खूब पूछता है, ध्यान से पढ़ो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जैसे मैंने जिक्र भी किया था, मतदाताओं का भी एक मत के दाता होते हैं ये। एक एक वोट सबके लिए भारत में सबके बराबर होता है, चाहे वो हम हो, चाहे वो पीएम साहब हो, चाहे वो राष्ट्रपति साहब हो, सबका वोट बराबर होता है। ठीक है। तो 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य देश में चुनाव में मतदान करने के लिए लोगों को बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का चुना हुआ ये प्रतिनिधि महान होता है। लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं लोग, उन्हीं को हम भेजते हैं संसद भवन में या विधानसभा में। आप सभी जानते हैं, जाते हैं, नियम कानून वही लोग बनाते हैं। और खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, समझदार हैं आप लोग। और इस दिवस के अवसर पर चुनावी प्रक्रिया में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले निर्वाचन अधिकारियों को सम्मानित किया जाता है। तो जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, जो अच्छा अधिकारी होता है, उसी को बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए निर्वाचन अधिकारी को सम्मानित किया जाता है। नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस के लिए इनको अवार्ड दिया जाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग किया जाता है। अगला जो टॉपिक है इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तीसरा जो टॉपिक है आपका वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जलवायु जोखिम सूचकांक, हालांकि पर्यावरण के बारे में बताया था मैंने आप लोगों से हाल ही में, ग्रीन टैक्स के बारे में भी बताया था कि ग्रीन टैक्स क्यों लगाया जाएगा, ग्रीन टैक्स का क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने चर्चा आप लोगों से किया था, संवाद किया था आप लोगों से। और मैंने उस समय कहा भी था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने के लिए सरकार बहुत जोर दे रही है। ब्रिटेन में तो लागू भी कर दिया गया है। टेस्ला कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बनाती है। मैंने खैर ये सब बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आज जलवायु, क्लाइमेट वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या सूचकांक जारी किया गया है, जैसे मानव स्वतंत्रता सूचकांक एक दिन पढ़ाया था कल ही आप लोग को। कल का मतलब 2 दिन पहले पढ़ाया था। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। चलिए, तो वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक हाल ही में जर्मनी के बार्न में स्थित जर्मन वाच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया था। यानी कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है हाल ही में जर्मनी के बार्न में स्थित जर्मन वाच नामक एक एनजीओ द्वारा जारी किया गया था। और इस सूचकांक में भारत को उन देशों में 7वें स्थान पर रखा गया है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि इस सूचकांक में भारत को उन देशों में 7वें स्थान पर रखा गया है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित थे। तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। मुख्य बिंदु क्या क्या है इसके देख लीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में मानसून सामान्य से एक अधिक महीने तक जारी रहा था और जून से सितंबर 2019 की अवधि में लंबी अवधि का औसत 110% दर्ज किया गया था। क्योंकि भारत में जो मानसून शब्द जो है इसकी उत्पत्ति क्या हुई थी, पहले तो एक क्वेश्चन पूछता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी।
ये पेपर में पूछा गया है। और भारत में वैसे भी देख रहे हैं कि फसल हुआ चाहे जो भी है, चाहे पे आपका खेती बाड़ी जो भी है, मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि कभी कुछ भी हो सकता है, कभी ओलावृष्टि, कभी कुछ भी। ठीक है, तो इस देख सकते हैं इसको। तो जून से सितंबर 2019 की अवधि में लंबी अवधि का औसत 110% था। तो इसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया है। और जैसे मैंने कहा भी है कि जलवायु वैसे भी सबसे इंपॉर्टेंट है। 2019 में भारत में मानसून सामान्य से एक अधिक महीने तक जारी रहा था। कोरोना महामारी भी तो आई थी, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। खैर 2019 में नहीं आई, 2020 में आई, ये सभी लोग जानते हैं। तो जून से सितंबर 2019 की अवधि में लंबी अवधि का औसत 110% दर्ज किया गया था। और भी देखिए, भारी बारिश के कारण भारत में भयंकर बाढ़ आई थी, सभी लोग जानते भी हैं। बाढ़ का मार तो बिहार भी झेला था। बिहार में तो खैर आपने देखा ही होगा कि कितना पानियों का क्या स्तर था। खैर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बस समझदार तो खैर आप लोग हैं ही। और परिणाम स्वरूप 14 राज्यों में 1800 लोग मारे गए और बाढ़ से 8 मिलियन लोगों की विस्थापन हो गया था। कैसे कैसे लोग अपना घर परिवार छोड़ के बाढ़ में जब उनका परिवार फंसा हुआ था। बिहार की दुर्घटनाएं तो खैर मानो शर्मसार करने वाली ये घटनाएं थी, जितनी भी इसकी। खैर समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो भारी बारिश के कारण भारत में भयंकर बाढ़ आई, जिसके परिणाम स्वरूप 14 राज्यों में 1800 लोग मारे गए। और बताइए, आजादी के 75 साल पूरे होने वाले हैं और ऐसी स्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए थे। और चक्रवात शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन से चक्रवात होते हैं, रेड ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज सब पढ़ा चुका हूं, येलो ऑरेंज सब पढ़ा चुका हूं। इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि अत्यधिक गंभीर चक्रवात फेनी ने 28 मिलियन लोगों को प्रभावित किया है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश में इसके कारण 90 लोगों की मौत हो गई है। तो चक्रवात फेनी जो है, इसके बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बताइए, फेनी शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा, किस देश के द्वारा दी गई थी, और चक्रवात कहां से आया था, फेनी चक्रवात। ये पेपर में खूब पूछता है साइक्लोन के बारे में। कोई है बताने वाला, जितने लोग जुड़े हो मुझसे कोई है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप सभी के सभी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। सन 2000 से लेकर 2019 के बीच वैश्विक स्तर पर 11,000 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में लगभग 4,75,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और 2000 से लेकर 2014 की अवधि के लिए चरम मौसम की स्थिति के कारण लगभग 56 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रय शक्ति क्षमता का आर्थिक नुकसान हुआ है। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर लगभग 8 मिलियन लोग मानसून से प्रभावित थे, जिसके परिणाम स्वरूप 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति हुई भी थी। तो जाहिर सी बात है, जब बाढ़ आएगा, जब कुछ भी होगा, तो क्षति तो होनी स्वाभाविक सी बात है। यहां तक किसी कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। कोई डाउट है किसी को? डाउट हो तो बताइए आप लोग, जितने लोग मुझसे जुड़े हो। कोई भी डाउट, जितने भी लोग जुड़े हों मुझसे। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जर्मन वॉच द्वारा सालाना प्रकाशित किया जाता है। और यह सूचकांक देश और अर्थव्यवस्था पर चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करता है। और यह विश्लेषण करता है कि मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के प्रभाव से देश कैसे प्रभावित हुए हैं। तो ये जो करता है, जो आपका जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है, सालाना प्रकाशित किया जाता है। अब ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और यह देश और अर्थव्यवस्था पर जो भी चरम जलवायु घटनाएं होती है, उन घटनाओं का विश्लेषण करता है। और यह मौसम संबंधी नुकसान की घटनाओं के प्रभाव से देश कैसे प्रभावित हुए इसके बारे में भी बताता है।
जर्मन वाच क्या है इसके बारे में देख लीजिए कि यह एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन है जिसे 1991 में स्थापित किया गया था। यह एनजीओ जर्मनी के बान में स्थित है और यह व्यापार और पर्यावरण पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा जर्मन वॉच के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को भी? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जर्मन वॉच, तो जैसे मैंने कहा कि जर्मन वॉच जो है इसका काम यही होता है, ये जर्मन वॉच द्वारा सालाना प्रकाशित होता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। जर्मन वॉच एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी संगठन होता है, 91 में स्थापित किया गया था। एनजीओ जर्मनी के बान में स्थित है और यह व्यापार और पर्यावरण पर सार्वजनिक नीति प्रभाव को प्रभावित करने के उद्देश्य स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है ये। अगला क्वेश्चन है कि टॉपिक है आपका, क्वेश्चन नहीं है टॉपिक है आपका, डिजिटल करेंसी बनाएगी भारत सरकार। क्या है डिजिटल करेंसी बनाएगी सरकार? वैसे भी सरकार तो हर चीज को डिजिटलीकरण करने पे लगी हुई है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, जरूरी भी है। अब डिजिटल करेंसी सरकार बनाएगी और निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध। तो ये भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि आज आप देख सकते हैं बजट अभी हाल ही में प्रस्तुत भी हुआ है। तो बिटकॉइन जब आया था जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन, ये शब्द जो है बिटकॉइन, जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो साल यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछ लिया था बिटकॉइन के बारे में। अब जैसे मैंने कहा कि डिजिटल करेंसी बनाएगी सरकार और भारत सरकार बनाएगी और निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध, रोक लगेगा। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। भारत सरकार बिटकॉइन जैसी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून लेकर आ रही है और सरकार आधिकारिक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी योजना बना रही है। तो ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा कि सरकार जो है आधिकारिक केंद्रीय बैंक और डिजिटल मुद्रा के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए भी योजना बना रही है। मुख्य बिंदु पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निचले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंडे के अनुसार नया कानून भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा और इस एजेंडे के अनुसार वर्तमान संसदीय सत्र में बहस के लिए यह कानून पेश किया जाएगा डिजिटल करेंसी के लिए। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और जो भी पुराना निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और जैसे मैंने कहा कि निचले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंडे के अनुसार, निचला सदन कौन होता है? लोकसभा की राज्यसभा? बताइए आप सभी के सभी। निचला सदन, उच्च सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को, राज्यसभा को? कमेंट कीजिए सभी के सभी। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो कौन बड़ा होता है, लोकसभा की राज्यसभा? उच्च सदन किसे कहते हैं? कमेंट करो, जल्दी जल्दी आंसर दो आप सभी के सभी, जल्दी जल्दी आंसर देना है। कमेंट कीजिए आप सभी के सभी। बेटा लोकसभा निचला सदन होता है और ये सब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा देखिए, बस एक मिनट रुक जाइए आप, प्लीज वेट। एक मिनट वेट कर लेना बेटा, एक मिनट।
चलिए मैं आ गया। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि लोकसभा जो होता है वो होता है आपका निम्न सदन, और राज्यसभा जो होता है वो होता है आपका उच्च सदन। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। और निचले सदन की वेबसाइट पर प्रकाशित एजेंडे के अनुसार नया कानून जो है आरबीआई के द्वारा आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगा। और इस एजेंडे के अनुसार जो वर्तमान संसदीय सत्र जब चालू होगा, अब ये तो बजट पेश किया गया, आप देख ही रहे हैं, बहस के लिए ये कानून पेश किया जा सकता है। यानी कि डिजिटल करेंसी अब भारत सरकार बनाएगी और जितने भी निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगेगा प्रतिबंध। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, और जब क्रिप्टो करेंसी आया था तो उस साल यूपीएससी ने क्वेश्चन, उसी साल यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछा भी गया था। और भी देखिए, यह कानून देश में सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद होंगे जो क्रिप्टो करेंसी तकनीक और इसके उपयोग को बढ़ावा देने की अनुमति देंगे। और वर्ष 2019 में एक भारतीय सरकारी पैनल ने सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और डिजिटल मुद्राओं में लेन देन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की भी मांग की थी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि 2019 में एक भारतीय सरकारी पैनल ने सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और डिजिटल मुद्राओं में लेन देन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए 10 साल तक के कारावास और जुर्माने के प्रावधान किया गया था। और जिस साल ये आया था पेपर में खूब क्वेश्चन पूछा भी था, तो इसको भी आप लोग आराम से पढ़िएगा। ठीक है, हालांकि पैनल ने केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंक नोटों की तरह कार्य करने के लिए देश में एक सरकारी समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के लिए भी कहा था। और भारतीय रिजर्व बैंक ने तब वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया था कि वे 3 महीने के भीतर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी संबंधों के कारोबार को बंद कर देंगे। हालांकि मार्च 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय बैंक के आदेश को पलट दिया था और बैंकों को व्यापारियों और एक्सचेंजों से क्रिप्टो करेंसी लेन देन को संभालने की अनुमति दी थी। तो इसको भी आप लोग पढ़िएगा, क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही। तो ये देख लीजिएगा, केंद्रीय बैंक के माध्यम से बैंक नोट की तरह कार्य करने के लिए देश में एक सरकारी समर्थित आधिकारिक डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने के लिए भी कहा गया था। और तो और रिजर्व बैंक ने तब वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया था कि वे 3 महीने के भीतर बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी संबंधों के कारोबार को बंद कर दें। और हालांकि जैसे मैंने कहा कि मार्च 2020 में कोरोना भी आई थी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय बैंक के आदेश को पलटा था और कहा कि देखो, बैंकों को व्यापारियों और एक्सचेंजों से क्रिप्टो करेंसी लेन देन को संभालने की अनुमति दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट आ गया तो फिर क्या कहना। दुनिया भर में विभिन्न सरकारें क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के तरीकों की तलाश कर रही हैं, लेकिन किसी भी अर्थव्यवस्था ने उसे पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया है। ये भी बात है, तलाश कर रही है लेकिन प्रतिबंध किसी ने नहीं किया है। तो ये भी आप लोग पढ़िएगा। तो ये अगला जो टॉपिक होगा, जितने बचे हैं अब कल किया जाएगा। ठीक है, अब रहने दीजिए, कल आराम से करते हैं हम लोग इसको, तो टेंशन नहीं लेना है सभी को। तो चलिए कल हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे। ये टेलीग्राम का लिंक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया भी है, टेलीग्राम के लिंक से सभी लोग जुड़ जाइएगा। जो भी इंफॉर्मेशन था मैंने आप लोग को दिया भी, और करेंसी पढ़ाई दिया गया आप लोग को। बाकी जितने भी टॉपिक कल बचे हैं, कल आगे इसको कंटिन्यू कर दूंगा। तो टेंशन फ्री रहिए आप लोग, ठीक है, और बने रहिए। और रोज रात को 9 बजे मिलेंगे, बहुत जल्द मॉर्निंग में भी सेशन स्टार्ट करूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से टेलीग्राम का लिंक है। इस लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन देना होता है मैं इसी टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। ये कोड है, इस कोड का यूज करके अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% आप लोग बचा सकते हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्रिंस जायसवाल के नाम से है, तो ये कोड दे ही दिया आपको मैंने। इस कोड का यूज कीजिए, 10% अपने सब्सक्रिप्शन पे बचाइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इसको भी ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं फिर आप लोग को रात को ही, और जैसा होगा मैंने कहा कि दिन वाली जो बात है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। शुभ रात्रि, जय हिंद। ठीक है, क्लास को यहीं पर मैं ऑफ करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।